अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, नफ्सियात के दूसरे टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने फिर हाज़िर हूँ। हम पहले वाले जो टॉपिक्स है उसमें हमने नफ्सियात की मुख्तसर तारीफ़ और कुछ नज़रियात डिस्कस किए थे। मैंने आपसे लास्ट पॉइंट पर कहा था कि जो दो नज़रियात हैं वो इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। एक मरतबा रिवाइज़ कर लें हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं। फ़र्स्ट वन तो दो तीन तारीफ़ें आपके सामने आई। उसके बाद हमने चार्ल्स स्परमैन का टू फैक्टर थ्योरी को यहाँ पर देखा। लुईस थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया है। फिर आर्थर जेनसन का जो है मॉडल जो उन्होंने पेश किया था मरातिब का, है ना, सतह अव्वल और सतह दुव्वम का मॉडल, इसको डिस्कस किया है। गिलफोर्ड ने ट्रियार्चिक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस तीन आबाद का जो मॉडल साख्त पेश की थी वो हमने देखा है। अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पर आते हैं जो है हावर्ड गार्डनर ने जो नज़रिया पेश किया। असलन आपकी किताब में भी इसका इशारा दिया हुआ है कि हावर्ड गार्डनर ने ज़हानत का ताद्दुदी नज़रिया पेश किया, जिसे मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। आप उसे अगर इंग्लिश में देखें तो ये मल्टी फैक्टर थ्योरी है। इसमें गार्डनर की जो राय थी उनके मुताबिक ये था कि एक शख्स में 8 किस्म की ज़हानतें होती हैं। हर किस्म की ज़हानत एक दूसरे से आज़ाद होती है। तो इसका ये मतलब है कि जिस वक्त शख्स एक किस्म की ज़हानत को ज़ाहिर करता है तो दूसरी किस्म की ज़हानतें आला या अदना तौर पर ज़ाहिर करे, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। मतलब जब एक ज़हानत ज़ाहिर होगी तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी भी ज़ाहिर हो, बल्कि ये 8 जो पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं अभी 8 पॉइंट पर आ रही हूँ आपके सामने। तो ये जो 8 नुकात आपको दिए हुए हैं, इन 8 नुकात में से कोई भी एक ज़ाहिर हो सकती है और कोई 7 पीछे रह सकते हैं, कोई 2 ज़ाहिर हो सकती है, कोई 5 पीछे रह सकते हैं। और या थेरीज़ जो बता रही हैं ज़हानत दरअसल इन नुकात का मजमुआ है, इन सबको मिला दें तो वो ज़हानत होगी। ये थेरीज़ का एक्सप्लेनेशन है, थेरीज़ यही बता रही है। अब ज़हानत का ताद्दुदी नज़रिए में जो 8 किस्म की ज़हानत हावर्ड गार्डनर ने पेश की वो कौन सी है? फर्स्ट वन, पहला आप देखें। फर्स्ट वन लिसानी, वर्बल, लिंग्विस्टिक। ज़बान का इस्तेमाल और तख्लीक़ी महारतें इसमें शामिल है। मतलब इंसान की वो महारत जिसमें वो ज़बान को सीखता है, ज़बान को इस्तेमाल करता है, नए नए अल्फाज बनाना सीखता है, जुमले बनाना सीखता है और बेहतरीन तरीक़े से अपनी बात को पेश करना सीखता है। ऐसे कैटेगरी में कौन आएंगे? जिन अफराद में ये जुज़ बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है वो शायर, मुसन्निफ़ होते हैं। आपको पता है शायर ज़बान पर बहुत ज़्यादा कमांड रखते हैं। मुसन्निफ़ का भी यही मामला होता है कि वो जो है अल्फाज को हेर फेर करके जुमले बनाकर मुख्तलिफ जो है जुमलों को अलग एक ही माना में इस्तेमाल करके पेश करता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ज़बान का इस्तेमाल और तख्लीक़ में शामिल महारतें, ये लिंग्विस्टिक है, वर्बल है। अब ये हर इंसान में होती है, लाज़मन होती है, लेकिन जिसकी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएगी। इसमें मुकर्रिर भी आएंगे, आप एक बात याद रखें, इसमें मुकर्रिर भी आएंगे, तकरीर करने वाला, नोट कर लीजिए उसको यहाँ पर। मुकर्रिर भी इसमें शामिल होंगे, मुकर्रिर भी इसमें रहेंगे। दूसरी है लॉजिकल या मैथमेटिकल, मंतकी या रियाजी। साइंसी फ़िक्र रखने वाले और मसलों को हल करने में महारत। साइंस से गौर व फिक्र मतलब आप समझ रहे हैं मैं किस बात को कह रही हूँ। साइंस से गौर व फिक्र, वजूहात तलाश करना, किसी भी चीज़ की जो है हर पहलू से, किसी भी मामले पर, किसी भी चीज़ पर हर पहलू से गौर व फिक्र करना, वजूहात तलाश करना, तजुर्बात करना, नताइज का अख़ज़ करना और उसको जनरलाइज़ करना, हर चीज़ पर उसको अप्लाई करना, ये साइंसी फ़िक्र है। और इसी को लेते हुए लॉजिकल थिंकिंग के ज़रिए मसाइल को कैसे हल करें, इसमें जो महारतें होती हैं ये इसको जो है ये हर एक में होती है ये सलाहियत। इसको मंतकी या रियाजी, लॉजिकल या मैथमेटिकल जो है सलाहियत कहा गया, इंसान की ज़हानत कहा गया। ऐसे अफराद जिनमें ये जुज़ बहुत मजबूत होता है वो कैसे होते हैं? साइंसदान होते हैं, जो नोबल प्राइज़ जिन्होंने हासिल किया, मतलब अपने कारनामों को इन्होंने जो है मनवाया है दुनिया के सामने। ऐसे अफराद इन सलाहियतों के हामिल होते हैं, है ना। अब हम थर्ड वाले पॉइंट पर आएंगे। थर्ड वाला है मकानी, स्पाशियल, विजुअल, है ना, बसारती तमसील और वज़ा तश्कील करने की महारत। बसारती तमसील मतलब जो चीज़ें हमने देखे हैं उसको मुख्तलिफ़ एंगल से समझना और शक्लों को ख़ुद बनाना,
ہے نا, جیسے پائلٹ ہوتا ہے نا, اندازوں رخوں کو سمجھتا ہے, سمتوں کو سمجھتا ہے. ملاح ہوتا ہے جو ہے ایک بڑے سے وسیع سمندر میں مختلف سمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے مطابق خود ڈیسیزن لیتا ہے. ایک مجسمہ ساز اپنے ذہن میں جو چیزیں ہیں, جو شکلیں ہیں, اس کو کیا کرتا ہے, مجسمے کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک پینٹر کا دیکھیں آپ, ایک معمار کا دیکھیں, ایک سرجن کا دیکھیں, جو اس کے ذہن میں جو شکل آئے گی ہے نا, جو وہ دیکھے گا اس کو ایز اٹ از کرنے کی کوشش کرے گا. معمار کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے, ایک پینٹر بھی یہی کام کرتا ہے. ایک مجسمہ ساز بھی جیسا وہ دیکھ لے گا ویسا بنائے گا, اس کے ذہن میں جو چیز ہوگی وہ اس کو ظاہر کرے گا. ہم نے اس سے پہلے جو ہے 11th میں بھی اس ٹاپک کو پڑھ چکے ہیں کہ جو دباؤ کو دور کرنے کا ایک جو ہے ڈیفنس میکانزم میں ہم نے پڑھے ہیں کہ کس طرح سے, جیسے جو انسان پینٹرز جو ہوتے ہیں یہ جب اسٹریس میں آتے ہیں تو یہ بالکل اپنے آپ ان کے ہاتھ چلنے لگتے ہیں. کیوں؟ جو ان کے ذہن میں رہے گا وہ اس کو بالکل جو ہے پیپر پر بنانے لگتے ہیں. مجسمہ ساز کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے, لیکن ان کے اندر بصارتی تمثیل اور شکلوں کو پہچاننے والا, شکلوں کو یعنی ایک نئی شکل دینے والی یہ صلاحیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے. تو یہ ذہانت ہے انسان کی, یہ ہر انسان میں ہوتی ہے. اب کون ایسا ہے جو شکلیں نہیں پہچانتا, کون ایسا ہے جو سمتوں کو نہیں پہچانتا, لیکن بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پر بس چل لینا اور اس کو صرف دیکھ کر وہاں پر مطمئن ہو جانا, یہ کام بصارتی اس میں مکانی میں نہیں آئے گا, بلکہ اس کو سمجھ کر اس کو ایک نئی راہ دینا, یہ مکانی ذہانت ہے. 4th پوائنٹ ہے ہمارا میوزک, ہے نا, موسیقی. یہ ہر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں, یہ جو 8 ذہانتیں یہ ہر انسان میں رکھی ہے, فکس ہے. دیکھیں موسیقی کا ہر انسان کو اچھا برا سر سمجھتا ہے, سر اور تال سمجھتے ہیں, لیکن جو اس میں ماہر ہو جائے, جو اس میں بالکل پرفیکٹ ہو جائے, جو اس کی حساسیت کو سمجھے, جو اس کے معمولی اتار چڑھاؤ کو بھی سمجھ لے, وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ میوزیشینس ہوتے ہیں. تو ایسے افراد جن میں یہ جز بہت زیادہ ہوگا, ان میں آوازوں کا اور ارتعاشات یا جھنکار یا آواز کی نئی وضع کی تخلیق ان کے اندر رہے گی. وہ نئی نئی چیزوں کو بنائیں گے, نئی آوازیں بنائیں گے, نئے سر نئے تال بنائیں گے. یہ بھی ذہانت کا ایک پہلو ہے. 5th ہے جسمانی, حسی, حرکتی, باڈیلی اور کائنستھیٹک, یعنی پورے جسم یا اس کے کچھ حصوں کو لچکیلے اور تخلیقی طور پر استعمال کرنا. جیسے کھیل کود میں حصہ لینے والے افراد, جو ڈانسرز ہوتے ہیں وہ ایکٹر, کھلاڑی, ہے نا, جمناسٹک کے ماہر اور سرجن, مختلف جسم کے مختلف حصوں کو استعمال کر کے جو ہے لچکیلے اور تخلیقی بنانا, لوگوں کے سامنے پیش کرنا, یہ تمام چیزیں. 6 ہے بین شخصی, انٹرا پرسنل, دوسروں کے کرداروں کے نازک پہلوؤں کی حساسیت. اس میں کون سے لوگ آئیں گے؟ ماہر نفسیات, یعنی دوسروں کے کرداروں کو پہچان رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. تو دیکھیں آپ, ماہر نفسیات آتے ہیں, اس میں صلاح کار آتے ہیں, اس میں سیاستداں آتے ہیں, سماجی کارکن آتے ہیں, اور مذہبی رہنما بھی آتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے برتاؤ کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد 6 پوائنٹ ہے درون شخصی, انٹرا پرسنل یہ ہوا بین شخصی, یہ انٹر پرسنل ہے, یعنی اپنے خود کے احساسات, محرکات اور خواہشات کی آگاہی. انسان اپنے ذات کے متعلق, اب یہ تو دوسروں کے متعلق ہے, لیکن یہاں پر انسان اپنے آپ کو بھی پہچانے. جیسے ہم نے سیلف ایکچوائلائزیشن, سیلف آئیڈینٹی, سیلف امیج, یہ سب جو سیلف پڑھے ہیں نا خود ہی, تو یہ بھی ایک بہت بڑی ذہانت ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے انسان. اور جو اس کو پہچان لے گا, ہے نا, تو اس کی وہ بالکل اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے گا, اس کی شخصیت بنے گی, اس کی ذہانت اسی سے واضح ہوگی. تو اپنے آپ کا تشخص, انسانی وجود اور زندگی کے مطلب میں حساس, فلسفی اور مذہبی رہنما, یعنی اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ لے انسان اور اسی کے مطابق کام کرے. ایسے افراد کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ فلسفی بھی ہوتے ہیں اور مذہبی رہنماؤں میں بھی یہ خاصیت ہوتی ہے. 8واں پوائنٹ ہے ہمارا فطرتیت. اب دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں رکھی ہے, لیکن جو اس میں ماہر ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ فطرت عالم کے خصوصیات کی حساسیت رکھنے والے افراد. ایسے افراد جو شکاری ہوتے ہیں, کسان ہوتے ہیں, ہے نا, سیاح, ہے نا, علم نباتات کے ماہرین اور پرندوں کے مشاہدہ کار. جیسے ان لوگوں کو جو فطرت کا علم ہوگا وہ آپ کو اور مجھے نہیں ہوگا, ہے نا. شکاری جو ہے وہ
आहटों से पहचान लेता है कि कौन सा जानवर है, किस समत में है, कौन सी खासियत वाला है। किसान का देखें ज़मीन की मिट्टी को देखकर पहचान लेता है। सयाह क्या होते हैं, ये माहौल को देखकर पता लगा लेते हैं कि ये किस समत में जा रहा है, इसके मतलब अब हमको क्या रिएक्ट करना है। इल्म नबातात के माहिरीन क्या होते हैं, जड़ी बूटियों को देखकर पहचानते हैं कि इनमें क्या खासियत है। और परिंदों के मुशाहिदा करने वाले अफराद परिंदों की समतों और उनकी खासियत और उनकी ज़ात नस्ल को पहचानते हैं। ये अफराद कौन से होते हैं, ये ज़हानत नेचुरलिस्ट है। अब आप भी पहचानते हैं, हम भी पहचानते हैं, सब पहचानते हैं, लेकिन जो इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेगा, जो इसमें मास्टरी हासिल कर लेगा, वो ज़हानत उसकी हावी हो जाएगी। और बाकी ये सब चीज़ें रहेगी। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल अदना है या आला है, ये सब एक इंसान में मौजूद होती है। इसकी परवरिश करें, वो पूरी तरह से ज़हानत के लिए इन सब का मजमुआ होना लाजिम होता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला, अब यहाँ पर तो हमने हावर्ड गार्डनर का जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी देख लिए हैं। अब उसके बाद हम आएंगे रॉबर्ट स्टैनबर्ग का जो है सहरुखी ज़हानत का नज़रिया। रॉबर्ट स्टैनबर्ग का सहरुखी ज़हानत का नज़रिया, इसको देखें आप। इसमें जो है 3 अलग अलग फैक्टर्स रखे गए हैं। स्टैनबर्ग ने कहा है कि 3 फैक्टर एक इंसान में होते ही होते हैं, इन तीनों को मिला दे तो उसकी ज़हानत होती है। एक होता है प्रैक्टिकल, दूसरा होता है क्रिएटिव और तीसरा होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल को जुज़ियाती कहा गया है ना। जुज़ियाती या तज्ज़ियाती ज़हानत मसाइल को हल करने के लिए मालूमात का तजुर्बा ना। तजुर्बाती भी कहा गया है इसको, तज्ज़ियाती एनालिसिस करना। तो ऐसे अफराद क्या करते हैं, तजुर्बाती और नाक़दाना तफ़क्कुर वाले होते हैं, तनक़ीद करने वाले होते हैं, स्कूलों में कामयाब होते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 जुज़ होते हैं इसके। एक होता है इल्म का इक्तिसाब का जुज़, दूसरा होता है माबाद जुज़ और तीसरा होता है कारगुजारी जुज़। इल्म के इक्तिसाब का जुज़ मतलब कामों के अंजाम दही को सीखने वाला, कामों को कैसे अंजाम दिया जाए, इसको सीखने वाला हिस्सा होता है फर्स्ट वन। दूसरा होता है कि क्या करना है और कैसे करना है, कामों को कब करना है और कैसे करना है। और तीसरा है कारगुजारी, यानी कामों को अंजाम देना। इन तीनों को मिला लें तो फर्स्ट वन एनालिटिकल पॉइंट बनेगा इंटेलिजेंस का। यानी इंटेलिजेंस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है एनालिटिकल, दूसरा है क्रिएटिव और तीसरा है प्रैक्टिकल। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एनालिटिकल को जुज़ियाती कहा गया। अब जुज़ियाती क्या है, कामों को सीखना, कामों को कैसे किया जाए, क्या करना है, कैसे करना है और उनको कर देना, ये जुज़ियाती है। और दूसरा पॉइंट है हमारा प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल नए मसाइल को हल करने के लिए तजुर्बात को इस्तेमाल करना, नए इजादात दरियाफ़्तों को मुमकिन बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तजुर्बात को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करना, यानी फ़ौरन पता लगाना कि दिए गए हालात में कौन सी मालूमात अहम है। ये तजुर्बाती है। मतलब अपने तजुर्बात को देखें आप, क्या होता है जो हमारे मेमोरी है उसका भी क्या काम है, माजी के जो तजुर्बात होते हैं इंसान के, वो हाल में इस्तेमाल करे, ये मेमोरी होती है। वो जितने बेहतरीन तरीक़े से माजी के तजुर्बात को हाल में इस्तेमाल करेगा, उतना हाफिज़ा उसका तेज़ होगा। तजुर्बाती तरीक़ा भी यही है, उसकी ज़हानत यही होगी कि वो अपने जो नए मसाइल है वो अपने तजुर्बात को कैसे यहाँ पर इस्तेमाल करता है और नई नई इजादात और दरियाफ़्तों को कैसे मुमकिन बनाता है, उसमें अपने जो तजुर्बात हैं उनको कैसे शामिल करता है, उनकी तकसीम कैसी करता है और कैसे फ़ौरन पता लगाता है कि कौन से हालात में कौन सी मालूमात अहम है। ये प्रैक्टिकल हिस्सा है ज़हानत का। अब देखें, अब ये तीनों मिल जाएंगे तो ज़हानत बनेगी। और थर्ड वन है क्रिएटिव, सयाक़ी रोज़मर्रा के पेश आने वाले माहौलियाती तकाज़ों के साथ बर्ताव करने की काबिल, है ना। यानी मतलब रोज़मर्रा के जो मामलात पेश आते हैं उनके साथ में इंसान कैसे बर्ताव करता है, जितना अच्छे ढंग से बर्ताव करेगा वो उसमें इतना स्मार्ट रहेगा। आमतौर पर हम कहते हैं कि इंसान को जो है बहुत ज़्यादा इल्म नहीं चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए ना। स्मार्टनेस क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से डील करना चीज़ों को। इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस, बिजनेस सेंस भी इसको कहा जाता है। माहौल से बेहतरीन तरीके से मुताबिकत करते हैं ऐसे अफराद, और मौजूदा माहौल के बजाय मवाफ़िक़ या मुनासिब माहौल का
انتخاب کر لیتے ہیں یا ماحول میں ایسی تبدیلی لاتے ہیں جو ان کے ضروریات کے لیے موزوں ہو، بہتر ہو، اور یہی لوگ کہا جاتا ہے کہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جب یہ 3 چیزیں مل جائے گی تو رابرٹ اسٹرنبرگ کے مطابق یہ جو ہے ذہانت ہے، اسی کو انہوں نے ذہانت کہا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ جو ہے آپ کو مختلف اس کے حصے اگلے اس میں امیج کے طور پر ڈال رہی ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ جو مختلف ماہرین نے ذہانتوں کو پیش کیا ہے ان کو کیا نام دیے گئے ہیں، اور ذہانتوں کے نظریات جو پیش کیے گئے ہیں ان کو نام کیا دیے گئے ہیں۔ کوشش یہ کر رہی ہوں میں کہ آپ کو جو ہے آپ کے سلیبس سے ہٹ کر بھی کچھ پوائنٹس بتاؤں، اور یہ سلیبس سے ہٹ کر ہی تھا، اتنا جو ہمارا لیندی لیکچر ہوا ہے سلیبس سے ہٹ کر ہی تھا۔ انشاءاللہ ہم پھر اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔